Welcome students. RN classes is back with the discussion of another school test. Today I am discussing final examination of St. Anne's School which was conducted on 9th of March 2022. Right? Time given was 2 hours and the maximum marks was 40. Straight away moving on to the question number 1. Question is, if y is equal to 2 and y is equal to 0 are the zeros of the polynomial f of y, that is 2y cube minus 5y square plus ay plus b. Find the values of a and b. अब गिवन क्या है, y इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनॉमियल की 0. इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में अगर y की जगह 2 प्लेस करूंगी तो ये पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा, 0. तो क्या गिवन है, f of 2 is equal to 0 and y is equal to 0 is also a zero of the polynomial. मतलब इस पॉलिनॉमियल में y की जगह अगर 0 प्लेस करूंगी तब भी पॉलिनॉमियल 0 बन जाएगा. तो क्या गिवन है, f of 0 is equal to 0. राइट. अब देखें कैसे करें. अब f of 2 कैसे फाइंड करें, y की जगह क्या प्लेस करना है, 2. तो 2 इंटू वाई की जगह 2 रखा, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू वाई की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ 2 इंटू 2 क्यूब 8, 8 2 जार 16 माइनस 4 5 जार 20 प्लस 2a प्लस b is equal to 0. Now 16 minus 20, that is minus 4 plus 2a plus b is equal to 0. Then 2a plus b is equal to 4. एक कंडीशन मिल गई हमें. नेक्स्ट, अब f of 0 भी क्या है, पॉलिनॉमियल की 0, तो f of 0 भी 0 है. तो अब इसमें y की जगह क्या रखूं, 0. अब 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0. अब ये टर्म्स क्या है, 0. तो 0 प्लस b इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स b इज इक्वल टू 0. अब b तो सीधा सीधा मिल गया. अब a की वैल्यू भी चाहिए तो इसमें b की जगह 0 प्लेस कर देती हूँ. तो 2a प्लस b की जगह रखा 0 इज इक्वल टू 4. तो 2a इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से a क्या मिल गया, 4/2 दैट इज 2. तो a की वैल्यू आ गई 2. Yes. Next, move on to the question number 2. Question is, from a well shuffled pack of 52 cards, a card is drawn at random. Find the probability of getting a jack or king, and B part is probability of 10 of red color. Right. अब देखें, उसने बोला from a well shuffled pack of 52 cards. अब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है, 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है, दैट इज 52. अब उसने बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक और अ किंग. अब इवेंट क्या है हमारा, जैक और किंग. अब जैक, अब हर एक सूट का एक जैक होता है, तो कितने सूट्स हैं, 4. तो नंबर ऑफ जैक्स कितने हैं, 4. नंबर ऑफ जैक्स इज इक्वल टू 4. एंड किंग, हर एक सूट का एक किंग होता है, तो नंबर ऑफ किंग्स दैट इज 4. अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और किंग. तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अब देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने थे, 52. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, number of jacks plus number of kings, that is 4 plus 4 8. तो this is 8 upon 52. अब कैंसिल भी कर सकते हैं किस पे, 4 के टेबल पे. 4 2s are 8, 4 13s are 52. तो ये आ गई 2/13.
यस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, 10 ऑफ रेड कलर, से एफ इवेंट है 10 ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के कितने सोर्स होते हैं, एक तो हार्ट होता है और एक क्या होता है, डायमंड, राइट। तो अब दोनों में 10 प्रेजेंट होगा, तो नंबर ऑफ टेंस ऑफ रेड कलर दैट इज 2। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ रेड कलर इसके इक्वल होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में दैट इज 50, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 2, तो 2/52 दैट इज 1/26, तो आंसर इज 1/26। yes, next move on to question number 3. Question is factorize 64p cube minus 27q cube minus 144p square q प्लस 108p q स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मिल रही है, देखते हैं। ये बताओ ये क्वांटिटी क्या है, 4p का होल क्यूब, अच्छा ये क्वांटिटी 3q का होल क्यूब, साइन कौन से है, माइनस। एक बात बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली टर्म्स किस में प्रेजेंट होती है, a माइनस बी होल क्यूब में। क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब जैसी टर्म्स तो हैं, क्या देखें ये वाली टर्म्स भी प्रेजेंट है, क्या चेक करने हैं, माइनस 3a स्क्वायर b। अब माइनस 3a क्या है हमारा 4p, इसका स्क्वायर इंटू b क्या है 3q, चेक करें, 4 स्क्वायर 16, 16 3s आर 48, 48 3s आर 144, साथ में p स्क्वायर q, ये टर्म तो यहाँ पे है। नेक्स्ट वाली क्या चेक करनी है, प्लस 3ab स्क्वायर, देखें प्लस 3a इज 4p, b दैट इज 3q, इसका स्क्वायर करें चेक, 3 4s आर 12, 3 स्क्वायर 9, 12 9s आर 108, साथ में p इंटू क्यू स्क्वायर वो भी है। दिस मीन्स ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी तो हमें आती है, a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल, तो हेयर a इज 4p माइनस b इज 3q, इसका क्यूब। अब ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, या फिर 4p माइनस 3q इंटू 4p माइनस 3q इंटू 4p माइनस 3q, ऐसे भी राइट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल cuboid in shape with dimensions 24 centimeter, 18 centimeter and 4 centimeter is recast into a cube. Calculate the lateral surface area of the cube. वो कहते हैं एक क्यूबॉइडल सॉलिड है, ठीक है, ऐसा सा, और इसको रिकास्ट करके क्या बनाया है, एक क्यूब। यस, अब इसकी डायमेंशंस है 24 इंटू 18 इंटू 4। अब ये जो क्यूब बना इसका क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, अगर मैं बोलूं इसका एज है a सेंटीमीटर, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर। अब मेरे को 4a स्क्वायर फाइंड करना है। अब 4a स्क्वायर तो तब मिलेगा ना जब a मिलेगा। अब a कैसे मिले, देखें, उसने बोला था इससे रिकास्ट किया है, इसका मतलब देखें कि जितना सॉलिड इसमें यूज हुआ है, मेटल बोल दें, सॉरी, जितना मेटल इस सॉलिड में यूज हुआ है उतना ही मेटल इस क्यूब में यूज हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के।
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब दैट इज 24 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब क्यूब का एज मैंने ए लिया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब. तो यहाँ से ए फाइंड कर सकती हूँ मैं. बिल्कुल. देखें, अब ए क्यूब फाइंड करना है मुझे, सॉरी ए क्यूब है मेरे पास, ए क्यूब से ए फाइंड करना है मुझे. अब बाद में जब मैं ए फाइंड करूंगी तब भी तो फैक्टराइजेशन करूंगी, तो अभी इसकी फैक्टराइजेशन कर देती हूँ. पहले मल्टीप्लिकेशन करते ही नहीं, टाइम सेव करते हैं. देखें, अब 24 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया. 8 इंटू 3 8 3 ज़ा 24. अब चले 18 पे. देखें, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इज 2 इंटू 2 ए क्यूब. अब क्यूब है, मतलब अगर मेरे को ए फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करने पड़ेंगे? ट्रिपलेट्स. देखें, एक ये बन गया. अब 3 3 3 3 का भी बन गया एक ट्रिपलेट. 2 2 2 इनसे भी बन गया. तो ए क्या आएगा तुम्हारे पास? यहाँ से एक 2 आया इंटू 1 2 3, यहाँ से एक 3 आया, यहाँ से एक 2 आया, राइट. तो ए कितना आ गया? 12. ठीक है. अब ए मिल गया तुम्हें, तुम्हें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब चाहिए. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू ए स्क्वायर. ए इज 12, तो 4 इंटू 12 स्क्वायर, तो 4 इंटू 144. 4 इंटू 144 दैट इज 576. अब लेटरल सरफेस एरिया था तो यूनिट्स नहीं भूल जाने, सेंटीमीटर स्क्वायर. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट. क्वेश्चन है, the radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. If its volume is 4400 cubic centimeter, find the radius of the cylinder. उसने बोले रेडियस एंड हाइट की रेशियो है 5:7. लेट द रेडियस इज 5x एंड हाइट इज 7x. अब इसका वॉल्यूम, अब सिलेंडर है, ऐसा होगा. रेडियस that is 5x, height that is 7x. अब उसका वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that is पाई आर स्क्वायर एच. अब इसकी वैल्यू गिवन थी तुम्हें, that is 4400 इज इक्वल टू पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 यूज कर सकते हो. आर स्क्वायर दिस इज 5x होल स्क्वायर इंटू h दैट इज 7x. अब इसको ओपन करें, 22/7 इंटू 5x होल स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर इंटू 7x इज इक्वल टू 4400. अब 7 से तो 7 कैंसिल हो रहा है. अब x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, कुछ बच्चे x स्क्वायर ही लिख देते हैं ध्यान से. अब ये वाली टर्म्स उसी साइड ले जाती हूँ, तो 4400. अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी साइड डिवाइड, 22 इंटू 25. देखें, अब 22 1 जार 22, 22 2 जार 44, तो ये क्या आ गया 200. 25 1 जार 25, 25 8 जार 200, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8. अब ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 8 आए दैट इज 2, तो x इज इक्वल टू 2. अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अच्छा, रेडियस क्या था? 5x, तो रेडियस इज 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज 3 coins are tossed simultaneously 105 times with the following frequencies of different outcomes. अब आउटकम्स दे रखी हैं. नंबर ऑफ टेल्स 0 टेल्स 25 टाइम्स, 1 टेल 30 टाइम्स, 2 टेल्स 32 टाइम्स, 3 टेल्स 63 टाइम्स. वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स. प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? एट लीस्ट 2 टेल्स की. बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई होती क्या है? पहले तो ये बताओ. डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. एंड न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड.
यस। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पहले तो एक्सपेरिमेंट बताओ। एक्सपेरिमेंट क्या था? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 150 टाइम्स। अब 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, एक्सपेरिमेंट तो ये है, पर नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? 150। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 150। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट है सकड़। हमारा इवेंट क्या है? एट लीस्ट 2 टेल्स, यही है। एट लीस्ट 2 टेल्स मतलब 2 तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड, दैट इज 32 प्लस 63, 32 प्लस 63, दैट इज 95 ओवर 150। अब 5 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो, 5 19s are 95 एंड 35s are 150, तो ये आ गया 19/30। नेक्स्ट बी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। देखिए डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 150। अब एग्जैक्टली 1 टेल, अब ये नंबर ऑफ टेल्स तो गिवन थे। 1 टेल हाउ मेनी टाइम्स? 30 टाइम्स। 0 से 0 कैंसल, 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो 1/5। yes। next move on to question number 6. question is prove that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. अब equal chords of a circle, सर्कल की बात हुई है तो सर्कल बना लो। Say this is the center of the circle. अब equal chords लेनी है, से एक chord मैंने ली, this is A B and another chord C D, they are equal in lengths. उसने बोला क्या है? prove that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. अच्छा A B कौन सा एंगल सबटेंड करेगी सर्कल पे, सेंटर पे? ये वाला। एंड सी डी कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? एंगल सी ओ डी, दिस वन। वो कहते हैं प्रूव करो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यस, अब कैसे करें देखें। लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब ये मैंने इक्वल कॉर्ड्स ले ली, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यहां पे ये लिखना चाहिए सर्कल विद सेंटर ओ। अब राइटिंग में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल करने हैं। दो एंगल्स की इक्वालिटी बोलो कहां से आएगी? कॉन्ग्रुएंसी से। अब अगर तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखें इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या क्या पता है हमें? ए ओ किसके इक्वल है? सी ओ के। ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। इसका रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये पता था। और क्या पता है? कोड ए बी कोड सी डी के इक्वल गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन। और भी कुछ पता है? देखें ओ बी और ओ डी भी तो इक्वल है, क्यों? रेडियाई, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? बिल्कुल। बाय विच रूल? ये साइड ये साइड ये साइड, तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब हमें कहाँ जाना था? एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी पे, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Yes. Next, move on to question number 6 or part. Question is, in the given figure,
O is the center of the circle. Figure given है. O is center. BA is equal to AC. ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? Equal. If angle ABC is 50 degree, find angle BOC. देखें BOC, this angle, and angle BDC, this angle. अब ये एंगल कैसे मिलेंगे मुझे? देखते हैं. BOC पे जाना है मुझे. BOC ये वाला एंगल है ना. अब चेक करना ये एंगल कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? आर्क BDC. ये आर्क सबटेंड कर रही है. क्या ये आर्क कहीं और भी एंगल सबटेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है. कहाँ पे? दिस एंगल, एंगल BAC. क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? वो भी पता है. एंगल एट द सेंटर इज डबल. तो फिर मैं उसका यूज कर सकती हूँ. तो पहले ये फाइंड कर लूं तो एंगल BOC मिल जाएगा. अब ये एंगल कैसे मिले? बात बताओ. ट्राइंगल ABC में तुम्हें एक एंगल तो पता है. क्या ये एंगल भी पता है? ध्यान से देखो, ये भी तो पता था. उसने बोला BA इक्वल्स टू AC. अब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल है. ये एंगल भी पता था तो इसको फाइंड कर लेते हैं. अब लिखना कैसे है देखें. इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी. उसके बाद एंगल ABC, दिस इज 50 डिग्री प्लस एंगल ACB. अगर ये 50 है तो ये भी कितना है? 50 पर लिखना पड़ेगा प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें रीजन ये देंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC एज AB इज इक्वल टू AC. ठीक है. अब इन दोनों का सम 100 तो दूसरी साइड जाकर -100 तो 180 माइनस 100 दैट इज 80. तो एंगल BAC आ गया हमारे पास 80 डिग्री. ठीक है. अब BAC मिल गया तो क्या ये एंगल मिल गया? ये भी तो मिल गया. दिस इंप्लाइज एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAC. तो 2 इंटू एंगल BAC 2 इंटू 80 दैट इज 160. पर यहाँ पे जो रिजल्ट यूज किया उसका पूरा लिखना पड़ेगा. क्या रिजल्ट यूज किया? एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle. ये पूरा लिखना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. अब BOC तो मिल गया. उसके बाद जाना था BDC पे, इस एंगल पे. क्या ये भी मिल गया? बात बताओ. ABDC कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल पे जाना है. क्या इसके ऑपोजिट एंगल पता है? बिल्कुल पता है. ये क्या है? 80 डिग्री. तो फिर ये भी तो पता है. क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा. तो इन क्वाड्रिलेटरल ABDC एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे पूरा लिखोगे. क्या? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल A दिस इज 80 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल D दैट इज एंगल BDC बोलना बेटर है. यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एंगल BAC प्लस एंगल BDC क्योंकि उसने उसी फॉर्म में पूछा है. इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100 डिग्री. राइट. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन B, 3 मार्कर्स. क्वेश्चन क्या है देखिए. वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट
a triangle PQR in which QR is 4.7 centimeter, angle Q is 45 degree and PQ plus PR is 8 centimeter. Write the steps of construction also. ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रफ स्केच पे। रफ स्केच बनाएं। क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले जो लेंथ दे रखी है QR, से दिस इज QR। उसके बाद क्या चाहिए? एंगल Q 45 डिग्री, तो Q पे एंगल 45 चाहिए। सपोज ये मैंने बना लिया एंगल 45 डिग्री। और क्या दिया है तुम्हें? PQ प्लस PR इज 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? यहाँ पे PQ प्लस PR कट करना है। कितना? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखी टिप ऑफ कंपास, यहाँ पे कट कर लिया। से दिस इज पॉइंट S। ठीक है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए क्या? वर्टेक्स P, तभी तो ट्राइंगल PQR रेडी होगा। वर्टेक्स P चाहिए मुझे। अब ये लेंथ है क्या? PQ प्लस PR। तो एक बात बताओ, जो वर्टेक्स P होगा तो QS लाइन सेगमेंट के ऊपर ना। यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कहाँ होगा, मेरे को तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि दिस प्लस दिस 8 बन जाए। अब कैसे ढूंढें? अब ये पूरी लेंथ तो QS जो है PQ प्लस PR के इक्वल है। अगर तो P यहाँ हुआ इस पॉइंट पे, तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा PQ। ठीक है, अब पूरे PQ प्लस PR में से तो फिर ये जो लेंथ बची ये क्या होगी? PR के इक्वल। अब ये अगर PR के इक्वल है, एक PR इधर बनेगा जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी ये पूरा, तो फिर पॉइंट P कहाँ मिलेगा? सोचो, मतलब ये भी PR ये भी PR, दो इक्वल, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट कहाँ होंगे? एस आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो मैं एस को आर से ज्वाइन कर देती हूँ और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेती हूँ। तो जहाँ पे ये क्यू एस को इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट P और ट्राइंगल PQR भी रेडी। यही है रफ स्केच। अब फाइनल कंस्ट्रक्शन कैसे करें देखें। उसने बोले QR लेंथ 4.7 सेंटीमीटर, ये बना लिया मैंने। QR से दिस इज 4.7 सेंटीमीटर। नाउ एंगल Q इज 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं? इसकी भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब 45 कैसे बनेगा बताओ? 90 को बाइसेक्ट करके, तो 90 तो सबको बनाना आता है और एंगल को बाइसेक्ट करना भी आता है। ठीक है, यहाँ रखी टिप ऑफ द कंपास, कुछ रेडियस लेके आर्क लगाई, ये लगाई 60 की, ये लगाई 120। अब इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये तुम्हारा बन गया 90 का एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप 45 चाहिए तो इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ रखी टिप ऑफ द कंपास, हाफ से ज़्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी। यहाँ रखी टिप ऑफ द कंपास, अब विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास उसी रेडियस से आर्क लगानी है, ये लगा दी। ये आ गया तुम्हारे पास एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखा, यहाँ पे क्या था? टिप ऑफ कंपास रखी, यहाँ पे आर्क लगाई, कितनी? 8 सेंटीमीटर। PQ प्लस PQ प्लस PR के इक्वल। तो यहाँ रखो टिप ऑफ द कंपास, कितना ओपन करना है? 8 सेंटीमीटर। आर्क लगा दी। से दिस इज पॉइंट S। नाउ QS इज 8 सेंटीमीटर विच इज PQ प्लस PR। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आर को एस से ज्वाइन किया, कर दो आर को एस से ज्वाइन, कर दिया। फिर अब पॉइंट P चाहिए, वो कहाँ होगा? आर एस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और QS लाइन सेगमेंट पे। तो बना देते हैं आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टिप ऑफ कंपास रखी, यहाँ हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी। अब टिप ऑफ कंपास रखी, यहाँ विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास, इधर आर्क लगा दी। नाउ टिप ऑफ कंपास रखी, यहाँ इधर आर्क लगाई। नाउ टिप ऑफ कंपास रखी, यहाँ इधर आर्क लगाई। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा QS को, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट P. नाउ ज्वाइन P विथ R. ट्राइंगल PQR इज रेडी. अब जो ट्राइंगल है ना उसको डार्क भी करना होता है, जो कंस्ट्रक्शन बोली है उसने करने के लिए, ठीक है, तो इसको बाकी से थोड़ा सा डार्क करके आना है पेपर पे, राइट. अब क्वेश्चन में उसने बोला था राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं. अब जो जो हमने किया है वही लिख देते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर. यस. उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 90 बनाया था, तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास. सीधा नहीं बना देना. देन बाइसेक्ट इट टू गेट एंगल ऑफ 45 डिग्री. यही था. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. अब उसके बाद क्या किया हमने, फ्रॉम पॉइंट Q, कीपिंग द टिप ऑफ कंपास एट पॉइंट Q, कीपिंग द टिप ऑफ कंपास at Q, sorry, draw an arc of 8 सेंटीमीटर. यही करी. अब से it intersect angle at point S. Now join S with R, S with R, and construct perpendicular bisector of SR. इसका perpendicular bisector भी कंस्ट्रक्ट कर लिया. Say it intersect QS at P. Say it intersect QS at P. Now P is the required point. अब मैं इधर लिख देती हूँ, P is required point. Join P with R. Triangle PQR is ready. Right? Yes. Now move on to question number 8. Question is, the radius of the base of a conical tent is 12 meter and height is 9 meter. Find the cost of the canvas required to make the tent if 1 square meter of canvas costs rupees 120. Take pi equals to 22/7. ठीक है, वो क्या कहते हैं, कॉनिकल टेंट है, बेस रेडियस 12 मीटर एंड हाइट 9 मीटर. से ये है रेडियस 12 मीटर एंड हाइट कितनी है, 9 मीटर. दिस इज 9. उसने क्या बोले, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अब कैनवस यूज कहाँ कहाँ होगी, बात बताओ. टेंट देखा होगा कभी, उसके कर्व्ड सरफेस पे ही होती है कैनवस. तो अब उसका एरिया अगर मिल गया तो मुझे उसकी कॉस्ट मिल गई, वही तो फाइंड करनी है. पहले देख तो ले किस किस एरिया पे कैनवस यूज करनी है. तो कैनवस रिक्वायर्ड is equal to curved surface area of the cone. अब curved surface area of the cone होता क्या है, pi r l, where r is the radius and l is the slant height. बात बताओ, रेडियस तो दे रखा था, स्लांट हाइट तो ये है, से l, ये तो पता ही नहीं.
ये भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कैसे मिलती है? रिलेशनशिप पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ एल स्क्वायर is equal to r, that is 12, 12 square plus h square, that is 9 square. 12 square 144 plus 9 square 81, that is 225. तो l square 225, तो l is equal to 15, तो ये मिल गया 15। अब क्या मिल गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन 22/7 इंटू r, that is 12 इंटू लेंथ स्लांट हाइट, that is 15। अब इसको यही मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, पहले देख लेते हैं उसने क्या बोले। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस कॉस्ट रुपीज 120। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है और ये भी स्क्वायर मीटर्स में है। बात बताओ, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज रुपीज 120, तो कॉस्ट ऑफ से दिस इज ए, तो कॉस्ट ऑफ ए स्क्वायर मीटर क्या होगी? a इंटू 120। अब a क्या है? 22/7 इंटू 12 इंटू 15, साथ में 120। देखे, अब 22/7 12 इंटू 15 तो दिखता है, दैट इज 180 इंटू 120। ठीक है, अब दो जीरोस तो आएंगी। ठीक है, 18 इंटू 12, 18 10s are 180, 18 into 2 36, 180 plus 36 216, तो this is 2160 into 22/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा 475200/7। अब डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 67885.71 approximately. Right? Yes. Next, move on to question number 9. Question is, prove that the opposite angles of an isosceles trapezium are supplementary. अब isosceles trapezium बोले, ठीक है, तो isosceles trapezium कैसा होता है? जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो? इक्वल। तो एक ट्रेपीजियम बनाया मैंने, इधर बना ले, so this is A, B, C, D, in which AB is parallel to DC and AD is equal to CB. यही given है। Let ABCD is an isosceles trapezium, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला, हमने खुद कंसीडर किया है, in which AD is equal to BC। अब प्रूफ क्या करना है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ए और सी ले लूं तो इनका सम क्या करना है? 180 डिग्री। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे प्रूव करें? एक बात बताओ, मुझे कहाँ पता है 180? ये पैरेलल है ना। अब ये अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो ये एंगल और इसका सम मुझे पता है 180 डिग्री, तो पता है, पर मैं चाहती हूँ इसका और इसका सम 180। अब इन दोनों का सम 180 कैसे आए? इन दोनों का तो है, अगर किसी तरह से ये और ये इक्वल हो जाए तब सम 180 आ जाएगा इनका भी। अब ए और बी को इक्वल कैसे करें? दो एंगल्स की इक्वालिटी बोलो कहाँ से आएगी? कॉन्ग्रुएंसी से। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो ट्राइंगल्स चाहिए, ट्राइंगल्स है नहीं तो कंस्ट्रक्ट कर लो। अब कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्रॉम डी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड फ्रॉम सी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। सो दिस इज एम, दिस इज एम। अब कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गई। अब ये एंगल्स इक्वल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बी सी एन क्या क्या पता है? देखो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन ही था।
अब कंस्ट्रक्शन करिए उसका भी यूज करने हैं। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये भी पता है। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC ईच 90 डिग्री। अब थर्ड चीज क्या मिले, देखें, बात बताओ, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अब जब मैंने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया और ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, ये एंगल 90 है। अब तो क्या ये दोनों भी पैरेलल हैं, DM और CN? बिल्कुल, ये देखो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो फिर DM और CN भी पैरेलल है। तो DCNM है क्या, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो DCNM इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से DM इक्वल्स टू CN मिल जाएगा, पर ये जो लिखा है इसको बताना पड़ेगा क्यों। सिंस DC इज पैरेलल टू MN एंड DM इज पैरेलल टू CN बाय कंस्ट्रक्शन, so DCNM is a parallelogram. In fact ये तो रेक्टेंगल है, एंगल भी 90 है, so DM is equal to CN। ठीक है, क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? बिल्कुल। कैसे, ये देखो, ये राइट एंगल लिया, ये लेंथ जो गिवन थी ये तो हाइपोटेन्यूज थी, और ये साइड, तो बाय RHS रूल triangle ADM is congruent to triangle BCN। ठीक है, अब ADM BCN के congruent है, तो this means angle A is equal to angle B by CPCT। अब A और B इक्वल आ गए, ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C हमें क्या पता है, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन को इंटीरियर एंगल्स, तो फिर B और A तो इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, हो गया। कितना ही मुश्किल था, कितना तो आसान था। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट। क्वेश्चन इज ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that quadrilateral PQRS is a rectangle. अब वो कहते हैं ABCD एक rhombus है। Say this is ABCD rhombus। ठीक है, मतलब सारी साइड्स इक्वल है। वो कहते हैं P मिड पॉइंट है AB का, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD and S is midpoint of DA. Prove that PQRS is a rectangle। अब PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव कैसे करते हैं, बोलो, पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, फिर 1 एंगल 90 कर दो, तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, देखें, उसने बोला है PQRS मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट्स को यूज में लेके आने। कैसे लेके आऊंगी, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो बनानी पड़ेगी। करें कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, करते हैं। तो ज्वाइन A विद C। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन A विद C। अब देखें, इन ट्राइंगल ABC क्या पता है, P and Q are midpoints of AB and BC, so of AB and BC. So this implies PQ is parallel to AC by the midpoint theorem। ठीक है, अब ये तो मिल गया। एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ADC S और R भी तो मिड पॉइंट है, तो SR भी AC के पैरेलल है। इन ट्राइंगल ADC S and R are midpoints of AD and DC,
This implies SR is parallel to AC by the midpoint theorem. So this is 1, this is 2. Up from 1 and 2, अब देखो PQ भी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, तो PQ is parallel to SR. ये तो प्रूव कर दिया मैंने, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. अच्छा, अब B T भी ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन B विथ T, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल प्रूव कर देते हैं. T. Now in triangle ABD, देखे P मिड पॉइंट ऑफ AB, S मिड पॉइंट ऑफ AD, तो SP किसके पैरेलल होगा? DB के. P and S are midpoints of AB and AD. This implies PS is parallel to BD. ये पैरेलल मिल गया. Similarly, on the same lines in triangle BCD, Q and R are midpoints of BC and CD. This implies RQ is parallel to BD. Say this is 3, this is 4. Now from 3 and 4, PS is parallel to BD, RQ is parallel to BD. तो इसका मतलब PS is parallel to RQ. अब ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो both pair of opposite sides are parallel. This implies PQRS is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. करना क्या है? रेक्टेंगल, तो एक एंगल भी 90 करना पड़ेगा. अब एंगल 90 पे कैसे जाए? ध्यान से देखो, ABCD रोम्बस था, इसका यूज ही नहीं किया. रोम्बस में 90 कहाँ पता है? रोम्बस में डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. मतलब तुम्हें ये पता है ये एंगल 90 है, AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये एंगल 90. इस एंगल से मैंने जाना है PQRS के एंगल पे. जा सकते हैं आराम से, देखते हैं. से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 और ये है एंगल 3. मेरे को मैं प्रूव कर देती हूँ 390 के इक्वल है. अब तुम्हें क्या पता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 180 डिग्री. रीजन, ये और ये पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो एंगल 190 है प्लस एंगल 2 भी इक्वल्स टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 290 मिल गया. एक बात बताओ, BD और PS ये भी तो पैरेलल है, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. अब 2 कितना था? 90 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 फिर से आ गया 90. अब एंगल 3 आ गया 90. इसका मतलब एंगल P इज 90. अब PQRS इज ए पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल. अब ये लिखना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज PQRS इज रेक्टेंगल. अब रीजन आप लिख सकते हो, since PQRS is parallelogram with one angle 90 degree. Right? Yes. Next, move on to question number 10. Question is, in the given figure, AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 cm. AB and CD parallel है, radius is 5, say point O, radius है 5. If AB is 8 cm, CD is 6 cm, and OP is perpendicular to AB, ये perpendicular है, and OQ is perpendicular to CD.
डिटर्मिन द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू की लेंथ चाहिए मुझे। अब अगर तो पी और क्यू एक ही लाइन में हो तो ओपी अलग फाइंड कर लेती हूँ, ओक्यू अलग फाइंड कर लेती हूँ, तो पी क्यू मिल जाएगा दोनों का सम। पर उसके लिए तो एक ही लाइन में बताना पड़ेगा है भी या नहीं। अब ये कैसे प्रूव करें? उसके लिए उसने बोला है दो कॉर्ड्स पैरेलल है, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करें? कंस्ट्रक्शन कैसे करें? अब ओ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जो कि ए बी के पैरेलल है। से मैंने ये ड्रॉ कर दी, से दिस इज एक्स वाई। अब ये ए बी के पैरेलल मैंने ड्रॉ करी। अब ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। अब एक्स वाई ए बी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो क्या एक्स वाई और सी डी पैरेलल होंगे? ये भी पैरेलल है। तो इससे मैं आसानी से प्रूव कर सकती हूँ कि पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसे? देखें, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये एंगल 90, तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा? 90। कैसे? कोइंटीरियर एंगल से। अच्छा, अब ये और ये भी पैरेलल है, सी डी और एक्स वाई भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90, तो इससे पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गई। तो अब मैं इसका यूज कर सकती हूँ कि पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। बस यही करना है, कर देते हैं। कैसे करें? देखें, अब कंस्ट्रक्शन करी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखी, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी से एक्स वाई। Now AB is parallel to CD, also AB is parallel to XY. This implies XY is parallel to CD. ये मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट क्या करना है? एंगल XOP प्लस एंगल OPA, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? co-interior angles। अब OPA, this is 90, angle XOP plus 90 is equal to 180, तो this implies angle XOP is equal to 90। अब सिमिलरली लिख सकते हैं एंगल XOQ is equal to 90 degree as XY is parallel to CD। ठीक है, अब ये 90, this implies angle XOP plus angle XOQ is equal to 180 degree, so POQ is a straight line। ठीक है, अब मुझे PQ फाइंड करने के लिए OP और OQ ही फाइंड करने पड़ेंगे। अब OP कैसे फाइंड करें? उसने क्या बोले, O सेंटर है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर गया कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। पूरा 8 है तो ये कितना होगा? 4। क्या ये फाइंड कर सकती हूँ? वैसे तो दिख रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, क्या होगा? 3, पर लिखे बिना तो बात बनेगी नहीं। तो इन ट्राइंगल AOP, AO स्क्वायर is equal to OP square plus AP square। अब AO that is 5, OP फाइंड करना है, OP square plus AP that is 4। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा AP is half of AB as perpendicular from center to a chord bisects the chord। अब ये 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर इधर आ गया 16, तो 5 स्क्वायर माइनस 16 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, तो यहाँ से OP क्या आ जाएगा? 3। ये मिल गया। तो अब कहाँ जाएंगे? इन ट्राइंगल OCQ। इन द सेम वे OCQ, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब OC क्या है? 5, क्योंकि रेडियस है। OQ स्क्वायर तो फाइंड ही करना है,
प्लस सी क्यू. अब सी क्यू क्या होगा? सी डी का हाफ. ठीक है, अब ये सी डी का हाफ है तो सी डी इज 3, सी डी इज 6 तो सी क्यू इज 3 स्क्वायर. तो ओ क्यू स्क्वायर 25 माइनस 9 तो ये कितना आ गया? 16. तो ओ क्यू इज 4. अब ओ क्यू मिल गया, ओ पी मिल गया, तो पी क्यू इज 3 प्लस 4 7. ठीक है, यस, यही तो फाइंड करना था. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी, 4 मार्कर्स. ध्यान से क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6. अब क्या करनी है? फैक्टराइजेशन. अच्छा, पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक. क्यूबिक की फैक्टराइजेशन तो हमें सीधा आती नहीं, हमें किसकी आती है? क्वाड्रेटिक की. अगर किसी तरह से एक लीनियर फैक्टर मिल जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी. अब लीनियर फैक्टर कहां से मिलेगा? फैक्टर थ्योरम से. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा फैक्टर है. अब फैक्टर ढूंढने के लिए 0 ढूंढनी पड़ेगी. 0 कौन सा आसान काम है ढूंढना. अच्छा, अब कैसे ढूंढे? देखें पॉलिनोमियल कैसे? विथ इंटेग्रल कोफिशिएंट्स. अच्छा, पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है. ध्यान से, अगर तो इसकी कोई रैशनल 0 हुई से p बाई क्यू फॉर्म की, उसमें p किसको डिवाइड करेगा? कांस्टेंट टर्म. p डिवाइड्स 6 एंड q डिवाइड्स लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 2. इफ p बाई q इज अ 0 तभी. ठीक है, अब p डिवाइड 6 तो p के लिए कैंडिडेट्स देख लें. 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6. और q के q डिवाइड्स 2 तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. अब हमें क्या चाहिए? p बाई क्यू. p बाई क्यू क्या क्या हो सकते हैं? जब ये प्लस माइनस 1 लिया, ये प्लस माइनस 1 लिया तो प्लस माइनस 1. जब ये प्लस माइनस 2 लिया, ये प्लस माइनस 1 लिया तो प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 3, देन प्लस माइनस 6. ये तो जब मैंने q फिक्स कर लिया. ठीक है, अब मैं q को ले लेती हूँ. 1 बाय प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस 1 बाई 2, देन प्लस माइनस 2 बाय प्लस माइनस 2, ये तो 1 नहीं देगा तो फिर प्लस माइनस 3 बाई 2, प्लस माइनस 6 बाय प्लस माइनस 2 तो ये भी प्लस माइनस 3 देगा, वो भी ले लिया. तो यही है p बाई क्यू की पॉसिबल वैल्यूज. अब चेक करना है 0 कहाँ आते हैं. 1 बाय 1 चेक करते हैं. रखें से दिस पॉलिनोमियल इज f ऑफ x. अब 0 कैसे चेक करें? सबसे पहले इसमें f ऑफ x, x की जगह 1 रखें. अच्छा, रखें 1. 2 इंटू 1 क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 6. क्या बन रहा है? 0 तो बन ही नहीं रहा, तो ये तो 0 नहीं है. तो f ऑफ माइनस 1 रखें ज़रा. 2 इंटू माइनस 1 क्यूब दैट इज 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 प्लस 6. क्या ये बनेगा 0? माइनस 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज माइनस 2 माइनस 3 प्लस 11 प्लस 6. ये भी नहीं बना 0. अब क्या करें? f ऑफ 2 देखें, देखते हैं. अब 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह रखा 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 6. देखें 2 क्यूब 8 8 2 जार 16 2 स्क्वायर 4 4 3 जार 12 माइनस 22 प्लस 6. अरे ये भी नहीं बना 0. अब क्या करें? तो f ऑफ माइनस 2 भी देखना पड़ेगा. चेक कर लो. 2 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 6. माइनस 2 क्यूब माइनस 8 2 जार 16 माइनस 4 3 जार 12 प्लस 22 प्लस 6. इनका सम 28, इनका सम माइनस 28. ये बन गया 0. तो f ऑफ माइनस 2 0 मिला तुम्हें, तो 0 क्या हुई पॉलिनोमियल की? माइनस 2. दिस इम्प्लाइज माइनस 2 इज अ 0 ऑफ f ऑफ x. ठीक है, तो फिर फैक्टर क्या होगा? x माइनस माइनस 2 दैट इज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. अब एक फैक्टर मिल गया,
इसका मतलब f ऑफ x को क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 इंटू सम अदर फैक्टर से qx। अब अदर फैक्टर कैसे ढूंढे, अब अदर फैक्टर ढूंढना है मुझे, तो fx को x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर दे डिवाइड, करो डिवाइड। अब स्कूल पेपर में तो लॉन्ग डिवीजन ही करनी है, उसी से करके आना पड़ेगा। माइनस 11x प्लस 6, तो x प्लस 2 से डिवाइड करने, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो, 2x क्यूब बन जाए तो 2x स्क्वायर से, तो 2x क्यूब देन 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन करी, साइन चेंज, ये और ये कैंसल, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। नाउ माइनस 7x स्क्वायर है, यहाँ x किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 7x से, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 14x। नाउ सब्ट्रैक्शन करी, साइन चेंज, ये और ये कैंसल हो, सॉरी ये तो कैंसिल नहीं हुआ, माइनस 11 प्लस 14 दैट इज प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या बना, 3x प्लस 6, यहाँ x बोलो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 से, तो 3x प्लस 6, साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, ये क्या बन गया 0। अब रिमाइंडर तो वैसे ही 0 आना था, क्यों, x प्लस 2 तो फैक्टर ही था, तो अब qx क्या मिल गया, दिस पॉलिनोमियल, तो fx is equal to x plus 2 into qx that is 2x square minus 7x plus 3, sorry yes, तो x plus 2 into 2x square minus 7x plus 3, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, पर ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन तुम्हें आती है, कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम करने पे क्या आए, -7, और प्रोडक्ट करने पे 3 इंटू 2 6। अच्छा 7 और 6 बनाने हैं, कैसे, अच्छा 1 इंटू 6 1 प्लस 7, 1 प्लस 6 7 भी होता है, अब कैसे करें, बात बताओ, 1 और 6 रख लिया मैंने, ये तो पॉजिटिव चाहिए, पर ये क्या है नेगेटिव, तो फिर साइन क्या होगा नेगेटिव, तो -1 -6 -1 -6। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 7x को क्या ब्रेक करके लिखा, -6 -6x प्लस 3। नाउ x प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लिया, अब पीछे क्या बचा, यहाँ 2x स्क्वायर था, x लिया तो 2x माइनस 1, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन 3, तो 3 रख लिया, बचा क्या 2x माइनस 1। अब ये एक टर्म दोनों में कॉमन 2x माइनस 1, तो उसको बाहर ले लो, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये मिल गया आपको फैक्टराइजेशन, यही तो करना था, ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट। क्वेश्चन इज एक्सपैंड दिस, अब इसको एक्सपैंड करना है तो बहुत ही आसान है, ये क्या बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, अब यहाँ पे टर्म्स अलग हैं तो इसको हम बोल देंगे p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आता है हमें, कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें इसको ओपन करें, √2 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a that is √2x इंटू b that is √3y प्लस b स्क्वायर that is √3y होल स्क्वायर। ये तो इसको ओपन कर लिया, अब इसको ओपन करते हैं, अब ये क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप के टर्म। अब यहाँ पे a √5x होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √5x इंटू √2y plus b square that is √2y whole square. Now this is equal to √2x square that is 2x square plus 2 into √2 into √3 that is √6 xy plus √3y whole square, तो √3 का स्क्वायर 3 तो y स्क्वायर प्लस √5x स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 साथ में x स्क्वायर,
यहाँ पे -2 इंटू √5 इंटू √2 दैट इज √10 इंटू XY, देन प्लस √2 स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर वाली टर्म, 2x प्लस 5x 7x स्क्वायर। अब ये xy वाली टर्म, ये xy वाली टर्म, पर यहाँ 2√6 है, यहाँ 2√10 है, इसको नहीं कर सकते इकट्ठा, तो हमें ये लिख सकती हूँ 2xy कॉमन लेके साथ में √6 माइनस √10, देन y वाली टर्म्स y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो इसको थोड़ा बेटर करके लिख दें, 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू √6 माइनस √10 इंटू XY प्लस 5y स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने क्या बोला है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर प्रूव करो। अच्छा, स्क्वायर तो पता ही है कैसा होता है, ये बना लिया मैंने एक स्क्वायर से ABCD। अब स्क्वायर है तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये चारों साइड्स इक्वल, यही है। अब हमने खुद कंसीडर किया है, लेट ABCD इज अ स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। अब टू प्रूफ क्या है हमारा, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। और क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये वाला एंगल 90 से दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एंड टू प्रूव एंगल DOC इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है। 1 बाय 1 चलते हैं। अब AC इक्वल टू BD कैसे करें, AC इक्वल टू BD, दो लेंस की इक्वालिटी कहां से आएगी, कॉन्ग्रुएंस से, लगा देते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल जिसमें AC भी आए BD भी आए, AC किस में आ रहा है, ट्राइंगल ACB में, एंड BD किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABD में। देखते हैं क्या क्या पता है तुम्हें। देखें, AB और AB तो कॉमन दिख रहे हैं, AB इज इक्वल टू AB, ये तो कॉमन है। और भी कुछ पता है, अच्छा ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी पता है। और भी कुछ पता है, अरे एंगल भी तो इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ईच 90 डिग्री। तो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, बिल्कुल। देखो ये साइड ली, ये साइड ली, ये वाला एंगल लिया, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब A के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखें कौन सा मिलेगा, अच्छा A के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं पता, लेकिन एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग तो A ही मिलना है, ठीक है। अब AB किसके इक्वल है, AB के, तो मतलब B के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो फिर A के कॉरेस्पॉन्डिंग तो B होगा, ठीक है। नेक्स्ट C के कॉरेस्पॉन्डिंग D, यही था। अब मेरे को क्या चाहिए, AC इक्वल टू BD, क्या मिला, AC फर्स्ट सेकेंड, BD फर्स्ट सेकेंड, तो मिल गया AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, हो गया ये पार्ट। तो अब एंगल DOC 90 करना है, ये वाला एंगल 90 कैसे करें। अब एक बात बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, AC डायगोनल, अब ये 90 चाहिए तो फिर ये भी 90 होगा। अगर मैं प्रूव कर दूं ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो फिर 90 ईच हो जाएगा। अब इन दोनों की इक्वालिटी फिर से कॉन्ग्रुएंसी पे जाना पड़ेगा। अब ये किस ट्राइंगल का एंगल है, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल DOA,
देखें क्या क्या पता है, DO इज इक्वल टू DO, ये तो कॉमन ही था, ये कॉमन है। अच्छा और भी कुछ पता है, AD DC के इक्वल है, ये पता है। अब AD इसका पार्ट है, AD इज इक्वल टू DC साइड्स ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये भी पता है। और भी कुछ पता है, सोचो, तुमने ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, के बीच में एंगल्स के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, पर एक चीज पता है, जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होती है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो इसका मतलब AO और OC तो इक्वल है, AO इज इक्वल टू OC। क्यों? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम and diagonals of parallelogram bisect each other। अब कुछ बोलेंगे स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, अब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम तो है ही। तो बाय SSS रूल ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब DOC कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखना पड़ेगा। अच्छा अब सबसे पहले लिया DO, ये साइड से इसको नाम दे देती हूँ मैं 3 क्योंकि 1 1 मार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ली ये, अब देखें D के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ट्राइंगल DOC में, DOC में D किन में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में, यहाँ पे भी 1 और 3 के बीच में D, तो D ही आएगा। अब D के DO इक्वल टू DO, तो O के कॉरस्पॉन्डिंग O, तो फिर साथ में A ही आएगा, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना था, ये एंगल पे, तो यहाँ से एंगल DOC किसके इक्वल आया, एंगल DOA के बाय CPCT, और ये दोनों हैं कैसे, लीनियर पेयर, तो एंगल DOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो सॉरी, अब DOC दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2 टाइम्स एंगल DOC इज इक्वल टू 180, तो यहां से एंगल DOC क्या मिल जाएगा तुम्हें, 90। यही प्रूव करना था। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड ऑन केस स्टडी। क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 9th standard students to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument, one can find combination of solid figures. There are 2 pillars which are cylindrical in shape. ये pillars है, cylindrical in shape. Also 2 domes at the corners which are hemispherical, ये डॉम्स आ गए कॉर्नर्स पे। 7 smaller domes at the center, देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले डॉम्स की बात हो रही है, ठीक है। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी on Independence Day takes place near these domes. Based on the above information, answer the following questions. अब देखें क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डॉम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। अब 2 बिग डॉम्स, बिगर वाले तो यही हैं, अब रेडियस दे दिया 2.5 मीटर, अब इनको कवर करने हैं, मतलब क्या कवर करने हैं, इनका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस को कवर करना तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा, ठीक है। जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 बिग डॉम्स निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 बिग डॉम्स किसके इक्वल होगा, 2 into a कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 डॉम, दैट इज 2 pi r square। नाउ 2 into पाई कुछ नहीं बोला तो नहीं बोला है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है, तो यहाँ पे भी 22/7 इंटू r square, दैट इज 2.5 इंटू
2.5। अब डेसिमल हटाया तो 10 लगा दिया मैंने। अब देखें 2 5s are 10, 2 5s are 10, now 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो ये क्या आ गया 22 into 25 by 7, 22 into 25 that is 550, 550 by 7। अब जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 78.57 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यही तो फाइंड करना था। अब जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर डॉम्स मिल गया तो इसका मतलब क्लॉथ मटेरियल मिल गया। तो क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 78.57 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू बी पार्ट। कहते हैं फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर्स if height of the pillar is 7 meter and radius of the base is 1.4 meter। height of the pillar is 7 meter। अब पिलर कैसे हैं सिलेंड्रिकल, तो बना लेते हैं। ये this height is 7 meter and base radius is 1.4 meter। लेटरल सरफेस एरिया, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया होगा क्या, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब चाहिए कितना, 2 पिलर्स का, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स क्या होगा फिर 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। 1 पिलर का सरफेस एरिया सॉरी लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। नाउ 2 इंटू पाई क्या बोले 22 by 7 आर, रेडियस दैट इज 1.4, एच दैट इज 7। ठीक है, अब 7 से तो 7 कैंसल हो गया। नाउ 2 2s are 4, 4 इंटू 12 इंटू 14, डेसिमल हटाया ओवर 10। ठीक है, नाउ 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 14 दैट इज ओवर 100। तो 88 इंटू 14 आ जाएगा तुम्हारे पास 1232 ओवर 10। तो ये आ गया 123.2 स्क्वायर मीटर। यही फाइंड करना था। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन द केस स्टडी। क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a personal campaign of the government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls। right, अब उसने डायग्राम दे दिया, उसके बाद क्या कहते हैं, in a school a group of x plus y teachers, x square plus y square girls and x cube plus y cube boys organized on beti bachao beti padhao campaign। if in the group there are 10 teachers and 58 girls then find the number of boys। अब देखें उसने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ x प्लस वाई टीचर्स। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने, कितने टीचर्स हैं 10 टीचर्स। तो क्या आप मिला हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कितनी दी है 58, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज देखें दिस वन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फाइंड करना है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये कैसे फाइंड करें, ये पता है ये पता है, इन दोनों का यूज करके ही फाइंड करना है मुझे। बात बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होते हैं, बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये गिवन है और ये गिवन है, इसका यूज कर सकती हूँ। एक्स प्लस वाई मुझे पता है दैट इज 10, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पता है दैट इज 58 माइनस एक्स वाई, ये तो पता ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स वाई तो फाइंड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब एक्स वाई कहाँ से मिलेगा, देखें क्या इन दोनों से मैं एक्स वाई फाइंड कर सकती हूँ, सोचो।
अच्छा ये टर्म कहाँ पे आती है, इसके होल स्क्वायर में, तो उसमें तो एक्स वाई भी आते हैं, कर लो फाइंड। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नाउ x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई पता है तुम्हें 10 स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58 प्लस 2xy, 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 58 इज इक्वल टू 2xy। नाउ दिस इज 42 इज इक्वल टू 2xy। तो xy क्या आया तुम्हारे पास 42/2 दैट इज 21, मिल गया xy। नाउ 10 इंटू 58 माइनस xy की जगह 21, तो 10 इंटू 58 माइनस 21 दैट इज 37, तो ये कितना आ गया 370। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है 370, राइट, यस। नेक्स्ट बी पार्ट कहते हैं फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स माइनस वाई इज 23। अच्छा x माइनस वाई बता दिया, दिस इज 23 और ये यूज करके ये फाइंड करना है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, क्या इसकी भी पता है x प्लस वाई की। अब ध्यान से, ये है क्या कॉन्टिन्यूड कॉम्प्रिहेंशन। अब जो डेटा मुझे इस पार्ट में गिवन था वही यूज कर सकती हूँ मैं आगे, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या गिवन था 10, तो 10 इंटू एक्स माइनस वाई गिवन है 23, तो 10 इंटू 23 दैट इज 230। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 230, यही तो फाइंड करना था। ओके, एंड दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।